Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ के एक टॉपिक को समझेंगे, दैट इज़ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर इंटरनेशनल लॉ का एक प्रॉपर सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई गई है, जिसमें कि हमने स्टेट रिकॉग्निशन को पढ़ा, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। उसके अलावा हमने यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जी हाँ, जो आपका यूएन चार्टर है, उसको कम्प्लीटली एक रिविजन वीडियो में बहुत क्विकली हमने रिवाइज़ किया था कि कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो है आपका वो बहुत से स्टेट जुडिशरी के प्रीलिम्स में पूछा जाता है, और साथ ही जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है आपका, नेट के एग्ज़ाम में भी इंटरनेशनल लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ते हैं तो बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। सो इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एंड जिस सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो प्रॉपर प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने काफ़ी सारे लिंक्स दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लिंक्स पर क्लिक करके सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ पूरी तरह से एक लॉ है या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने डिफरेंट ओपिनियंस अपने दिए, डिफरेंट तरह से आंसर्स दिए। कुछ के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ पूरी तरह से एक लॉ नहीं है, जबकि कुछ ज्यूरिस्ट का मानना ऐसा है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू सेंस में एक लॉ है, और इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, बाइंडिंग नेचर होता है। कि मतलब जो इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजंस हैं, जो भी हमारे ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं। सो ये दो डिफरेंट ओपिनियंस हमें देखने को मिलते हैं। अब जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आपसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो रिगार्डिंग द ज्यूरिस्ट बन सकते हैं, कि वो कौन से ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को ट्रूली एक लॉ माना, और ऐसे कौन से ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं माना, जिनका ओपिनियन ऐसा था कि इंटरनेशनल लॉ पूरी तरह से जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें फिट नहीं होता है। सो ये दो व्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सो पहला जो व्यू है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट ए लॉ, यहाँ पर हमारे पहले ज्यूरिस्ट आते हैं ऑस्टिन। देखिए, ऑस्टिन के बारे में आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा होगा कि जब हम पढ़ते हैं कि ऑस्टिन ने लॉ के बारे में क्या कहा। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन। लॉ क्या है, एक सॉवरन संप्रभु द्वारा बनाया गया कुछ कमांड्स हैं, कुछ आदेश हैं, और वो आदेश भी इस तरह के हैं जो कि बाइंडिंग नेचर के होते हैं। सो ऑस्टिन ने लॉ के रिगार्डिंग 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात की कि देयर आर 4 एलिमेंट्स, दैट इज कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन एंड सॉवरेनिटी। ये 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड जब ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को इन चारों एलिमेंट्स के बेसिस पर जज किया, जब ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ के अंदर इन चारों एलिमेंट्स को ढूंढने की कोशिश की, तो ऑस्टिन ने ये पाया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, उसके अंदर ये एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। इसीलिए ऑस्टिन ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है। देखिए, क्या बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के बारे में ऑस्टिन ने पाया कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट हैव एनी सॉवरन अथॉरिटी, जबकि
ऑस्टिन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लॉ क्या है, सॉवरन के द्वारा बनाए गए कमांड्स हैं, यानी कि हमारे को ज़रूरत है कि एक संप्रभु होना चाहिए, एक ऐसी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि उन लॉज को इनेक्ट करे, उन्हें बनाए। जबकि जब हम इंटरनेशनल लॉ देखते हैं तो वहाँ पर हमें कोई ऐसा सॉवरन अथॉरिटी दिखाई नहीं देती है। ओके, एंड जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ रिगार्डिंग सैंक्शन। तो सैंक्शन के बारे में भी ऑस्टिन ने ये पाया कि इंटरनेशनल लॉ में कोई प्रॉपर सैंक्शन नहीं है। एंड इस बात को आप बहुत रिलेटिवली प्रेजेंट सिनेरियो में देख सकते हैं कि जिस तरह से एट प्रेजेंट रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, पूरा जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कोई सैंक्शन एज सच नहीं है, कोई डर नहीं है ऐसा कि अगर प्रोविजंस को नहीं फॉलो किया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास होंगे, सैंक्शन आपके ऊपर लगा दी जाती है, बट नेशन उस चीज़ को एज अ बाइंडिंगली फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो इसी चीज़ को रिलेट करते हुए ऑस्टिन ने कहा कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सैंक्शन नहीं है, कोई यहाँ पर एजेंसी नहीं है इन ऑर्डर टू एनफोर्स द रूल्स। जो इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजंस हैं उनको एनफोर्स करने के लिए कोई यहाँ पर एजेंसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कि सपोज़ अगर आप किसी कंट्री का जो म्यूनिसिपल लॉ है, जो वहाँ का लोकल लॉ है, उसको अगर आप देखें कि सपोज़ आपने किसी के साथ कुछ क्राइम किया, तो आपको पता है कि अगर आप कोई ऑफेंस करेंगे, कोई क्राइम करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आप लायबल होंगे उसके लिए। लेकिन नेशंस के ऊपर जो सैंक्शन है वो इतना बाइंडिंग नहीं है एज पर ऑस्टिन। सो इन कारणों की वजह से, ये जो रीजंस हैं, इन रीजंस की वजह से ऑस्टिन ने क्या कहा कि इंटरनेशनल लॉ पूरी तरह से लॉ नहीं है और ये केवल और केवल एक पॉजिटिव मोरालिटी है। तो इंटरनेशनल लॉ को केवल पॉजिटिव मोरालिटी माना गया अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। अब देखिए, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो रिगार्डिंग ऑस्टिन के साथ साथ आप अदर ज्यूरिस्ट के नाम भी याद रखें जिनका ओपिनियन भी यही था कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट ए लॉ। तो वो कौन कौन ज्यूरिस्ट हैं? बेंथम, हॉलैंड, हॉब्स एंड प्यूफेंडॉर्फ। ये 4 और ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने कि इस बात को सपोर्ट किया कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, पूरी तरह से हम इसे लॉ नहीं कह सकते। ओके, अब देखिए दूसरा जो ओपिनियन आता है वो है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। तो कुछ ज्यूरिस्ट ने तो ये माना था कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, जबकि ओपनहीम जैसे ज्यूरिस्ट जो कि इंटरनेशनल लॉ को एक तरह से एडवोकेट करते हैं, इंटरनेशनल लॉ को बहुत फेवर करते हैं, तो उन्होंने माना कि इंटरनेशनल लॉ पूरी तरह से ट्रूली एक लॉ है। कैसे है? देखिए, लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स फॉर ह्यूमन कंडक्ट। लॉ का मतलब क्या है कि कुछ रूल्स हैं जो कि आपके कंडक्ट को गवर्न करते हैं कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या सही है आपको करना, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को, आपके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। किस तरह से? विद द कॉमन कंसेंट ऑफ कम्युनिटी, कि जो वो कम्युनिटी है पूरी, उनकी कॉमन कंसेंट के द्वारा कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो कि लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। तो उन रूल्स को क्या कहा जाता है? लॉ कहा जाता है। सो ओपनहीम के अकॉर्डिंग जो एक मेन एलिमेंट है किसी भी लॉ के लिए वो क्या है? कॉमन कंसेंट। कि क्या होना चाहिए? कॉमन कंसेंट होना चाहिए। अब अपने इस कॉमन कंसेंट की जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के बेसिस पर जब ओपनहीम इंटरनेशनल लॉ को जज करते हैं, जब इंटरनेशनल लॉ के बारे में वो ढूंढते हैं, मतलब सर्च करने की कोशिश करते हैं कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इस कॉमन कंसेंट की डेफिनेशन में फिट होता है या नहीं होता, तो उन्होंने पाया कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। क्यों है? क्योंकि देखिए, जितने भी जो स्टेट्स हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, जो नेशंस हैं, वो अपनी कॉमन कंसेंट से, कॉमन कंसेंट कैसे कि सपोज इंडिया ने कहा हाँ ठीक है हम इस चीज़ को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करते हैं, फिर दूसरे कंट्री ने भी कहा, रशिया ने कहा कि हाँ हम भी इस बात से सहमत हैं कि ये चीज़ जो है, ये प्रैक्टिस बहुत समय से फॉलो की जा रही है और ये इंटरनेशनल लॉ का रूल
है। फिर सपोज किसी और कंट्री ने भी इस बात को सही माना, तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी एक कॉमन कंसेंट दी, अपनी एक आपसी सहमति से कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को, कुछ रूल्स को ऐसा माना कि हाँ ये जो रूल्स हैं ये हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करेंगे, और इस तरह से इंटरनेशनल लॉ जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो इस बेसिस पर ओपनहीम कहते हैं कि हाँ इंटरनेशनल लॉ जो है वो पूरी तरह से एक लॉ है। अब देखिए कुछ और कारण भी हैं यहाँ पर। पहला कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रैक्टिस एंड स्टेट्स फील दैट दे आर बाउंड टू ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ओपनहीम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें स्टेट्स के द्वारा बहुत लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है, एंड स्टेट्स ये मानती हैं कि हाँ हम बाउंड हैं इन्हें फॉलो करने के लिए, मतलब वो उसकी एग्जिस्टेंस को मान रहे हैं। स्टेट्स इस बात को डिनाई नहीं करते कभी भी कि इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉमन कंसेंट। अब देखिए ओपनहीम यानी कि उनका कहना था कि इंटरनेशनल लॉ पूरी तरह से एक लॉ है। अब यहाँ पर एक और ज्यूरिस्ट आते हैं, दैट इज स्टार्क। स्टार्क ने एक मिलता जुलता सा ओपिनियन दिया कि हाँ इंटरनेशनल लॉ इज रियली ए लॉ, इंटरनेशनल लॉ भी पूरी तरह से एक लॉ है। इसके लिए उनके भी कुछ ग्राउंड्स थे जिसके बेसिस पर उन्होंने ऐसा कहा कि पहला कि अगर किसी भी हम जो एडवांस सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर लॉ जो है वो बनाने के लिए अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन जो प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ थी यानी जो पुरानी सोसाइटीज़ थी वहाँ पर कोई ऐसी फॉर्मल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। कुछ ऐसे कस्टम्स थे जिन्हें बहुत लंबे समय से फॉलो किया जा रहा था, और वो कस्टम्स ही बाद में इवॉल्व होकर एक लॉ का, एक रूल का फॉर्मेशन ले लेते हैं, और उसके बाद इस तरह से इंटरनेशनल लॉ डेवलप हुआ। तो जो ये बात है, जो ऑस्टिन ने ये बात कही थी कि यहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है, कोई सॉवरन नहीं है, इस बात को नकारते हुए स्टार्क कहते हैं कि एक फॉर्मल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थी, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में नहीं थी, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ जो है अपनी इनिशियल स्टेजेस में वो डेवलप हुआ विद द हेल्प ऑफ कस्टम्स, विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशंस और ट्रीटीज़। ओके, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ को हम नकार नहीं सकते कि ये लॉ ही नहीं है। एंड जहाँ तक बात है सैंक्शन की या किसी एजेंसी की, तो स्टार्क ने ये माना कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक तरह से एक ऐसी एजेंसी है जो कि लॉज को एनफोर्स कराती है। देखिए भले ही हम कहें कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बट उसके भी कुछ रीजंस हैं कि वीटो पावर की जो बात है या बहुत से ऐसे रीजंस हैं, बट स्टिल जब भी हम देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल लॉ का कोई वायलेशन हो रहा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो यू कैन अप्रोच टू द यूनाइटेड नेशंस। तो आपके पास एक एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल लॉज को एनफोर्स कराने में हेल्प कर सकती है। ओके, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एजेंसी ही नहीं है या फिर इसे इंटरनेशनल लॉ को एनफोर्स ही नहीं कराया जा सकता। ओके, एंड एज फार एज सैंक्शन इज कंसर्न्ड, तो टू सम एक्सटेंट स्टार्क मानते हैं कि नेशंस जो हैं वो खुद ही अपनी द्वारा किए गए कन्वेंशंस से, ट्रीटीज़ से बाउंड होते हैं। तो यहाँ पर सैंक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर हम सैंक्शन को ढूंढना भी चाहें तो आप सैंक्शन को ढूंढ सकते हैं इन द प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ और कस्टम्स। कि देखिए जब भी किसी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई ट्रीटी होती है या कोई ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन अगर साइन किया जाता है, तो जो भी सदस्य होते हैं उस कन्वेंशन के या ट्रीटी के, तो वो सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं उन्होंने लिखे हैं या किसी भी बात को लेकर के सहमत होते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए जाते हैं, उसको रेटिफाई किया जाता है। तो जब आपने कोई भी ट्रीटी करी, कोई कन्वेंशन की, तो उस ट्रीटी या कन्वेंशन के जो भी मेन प्रिंसिपल्स हैं आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं। तो ये जो आपका बाउंडेशन है, ये बाउंडेशन ही एक तरह से सैंक्शन के एलिमेंट को दर्शाती है।
तो स्टार्क के अकॉर्डिंग ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से स्टार्क मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ भी एक लॉ है, बट ही ऑल्सो एडमिट दैट अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल लॉ को विद म्यूनिसिपल लॉ तो ये एक वीक लॉ है, ठीक है, क्योंकि अगर म्यूनिसिपल लॉ के साथ हम इंटरनेशनल लॉ को कंपेयर करना चाहें तो ये उसके कंपैरिजन में एक थोड़ा वीक लॉ है। ओके, एंड लास्टली आप एक केस याद रख सकते हैं, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप याद रखें कि देयर वाज अ केस दैट इज पेक्वे वर्सेस हाना, और इस केस में कहा गया कि जो यूएसए यूके जैसी जो स्टेट्स हैं यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ को इसी तरह से ट्रीट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑन लॉ, ठीक है, इसे इसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो उनके म्यूनिसिपल लॉ का ही एक हिस्सा हो। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ओपन करें, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्लेलिस्ट के ऑप्शंस मिलेंगे, वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग notifications. Stay tuned with our channel. Thank you.